तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे वाइडर एडेप्टेबिलिटी। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 15 साइंस का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे। ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब ये फैक्टर्स। अब हम पढ़ रहे थे वाइडर एडेप्टेबिलिटी। मतलब जो फसल है अगर वो अडेप्ट अडेप्ट हो जाना मतलब किसी भी उसमें ढल जाना। इस तरह की फसल जो किसी भी उसमें ढल जाए, मतलब ज्यादा गर्मी सर्दी सहन कर ले। मतलब डेवलपिंग वेराइटी फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होगी ना, कभी सूखा पड़ गया या कभी पानी भर गया, तो कुछ भी मतलब डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उसके अंदर भी क्रॉप क्या हो जाए, से प्रोडक्शन हो जाए, फसल की पैदावार हो जाए। तो इस तरह की हम फसल को चुनेंगे। One variety can then be grown under different climatic conditions in different area। तो जो एक वैरायटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग एरिया में उगाई मैं जाती गौरव बोल रहा हूँ बावले लुकिंग फॉर अ चेंज। है। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। तो जो एक ही वैरायटी है वो हम अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में लगा सकते हैं। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। Tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crop। fodder crop होती है, मतलब fodder मतलब होता है चारा। जो जो गाय और भैंसों को डालते हैं वो होता है fodder, चारा। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, ये भी लिख लो इसको, एग्रोनॉमिक का भी। एग्रोनॉमिक्स डेफिनेशन नहीं है। एग्रोनॉमिक डेफिनेशन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ। देखो, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल करेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप जो चारे वाली फसलें होती हैं वो कैसी चाहिए हमें? टॉल, लंबी, और प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का भी चलो लिखने का ऐसे। गिवन और प्रोड्यूस इन ग्रेट क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में। प्रोफ्यूज का मतलब लिख लो कुछ ही वहीं पे। प्रोफ्यूज का मतलब अत्यधिक मात्रा, मतलब हमें जो चारे वाली जो फसलें चाहिए होती है वो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। हमने उगा दिया और अच्छे से उग जाए, ज्यादा मात्रा में लग जाए तो अपने फायदा होगा ना, वो गाय भैंसों के लिए काम आ जाएंगे। तो गिवन और प्रोड्यूस इन ग्रेट क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा में। प्रोफ्यूज का मतलब लिख लो इसको यहाँ से। फॉडर क्रॉप्स होती हैं जो चारे वाली जो फसलें होती हैं वो कैसी चाहिए हमें? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक। तो लंबी होनी चाहिए और अधिक मात्रा में लग जाए। ठीक है, इस तरह की चाहिए हमें। ड्वार्फनेस, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, छोटा। ठीक है, चलो इसको यहाँ से भी लिख लो तुम, यहाँ से लिख लो इसको। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना।
ये देखो, अ पर्सन एनिमल प्लांट दैट इज मच स्मॉलर देन द यूजुअल साइज। तो हमारे यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, व्यक्ति, पशु या पौधा, सामान्य से बहुत छोटा, बोना, ठिकना, नाटा, ठीक है। मतलब जो सामान्य हाइट है पौधे की उससे बहुत ही छोटा है, तो उसको ड्वार्फनेस बोलते हैं, वेरी स्मॉल पर्सन। तो ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स, सो so that less nutrients are consumed by these crops। तो ड्वार्फनेस किसमें चाहिए होती है हमें, जो सीरियल होते हैं, जो अनाज होते हैं उनके अंदर, वो हमें कैसे चाहिए, अनाज हमें चाहिए छोटे छोटे। जो अनाज है वो बोने हो गए, अनाज के जो पौधे हैं वो बोने हो गए, हमें ये चाहिए। और क्यों? ताकि वो कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सके, ताकि वो कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करे, इसलिए that less nutrients are consumed by these crops, ताकि कम न्यूट्रिएंट ले। thus developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity। तो बस यही दे रखा है कि डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक हेल्प अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, बस ये जो भी हमें एग्रोनॉमिक करेक्टर्स चाहिए तो वो हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करें। चलो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन को, फसल के प्रोडक्शन को, जो बायोटिक है और अबायोटिक फैक्टर मैंने टिक कराया था ना, बायोटिक अबायोटिक इंपॉर्टेंट है। तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर सकते हैं फसल की उत्पादन में या फसल के पैदावार में? तो बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, डिजीज हो गई, ठीक है, और ये जो था नीमाटेड जो भी लिखा था यहाँ पे, एक मिनट, ये सब रिड्यूस कर सकते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को। यहाँ पढ़ा था ना तुमने, कहाँ पढ़ा था? ये रहा, यहाँ पढ़ा था, ये रहा। तो बायोटिक में डिजीज, इंसेक्ट और नीमाटोड्स, और अबायोटिक में ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सब क्या कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बायो तो एक तरह से अफेक्ट कर रहे हैं ना, ये क्रॉप को, फसल को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं फसल को। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है कि किस तरीके से प्रभावित अफेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। तो जो बायोटिक फैक्टर हैं तो ये डिजीज फैला देंगे, और ये क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, क्रॉप की जो पैदावार है उसको कम कर देंगे। अबायोटिक फैक्टर हैं, ये भी क्या करेंगे, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे। जैसे फ्लड हो गया, रेन हो गया, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, जो भी अपन ने पढ़े हैं, तो ये सब क्या कर देंगे, क्रॉप फसल को एक तरह से लगने ही नहीं देंगे। अगर सूखा पड़ गया तो भी फसल ठीक नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, ज्यादा पानी भर गया तो भी अच्छी नहीं लगेगी फसल। तो ये इस तरीके से क्रॉप की पैदावार को अफेक्ट करेंगे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे नीचे पड़ा था ना, यही लिखना है। सेकंड क्या है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक इसका करेक्टरिस्टिक मैं बताऊं? ऑफ, क्या? इसका आएगा गिव हायर प्रोडक्टिविटी, हाँ, हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हाँ, ठीक है। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट? क्रॉप की सुधार के लिए कौन कौन से डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, कुछ कुछ ही ये नहीं, ये हाइयर यील्ड, ये सारे तो इसने एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक पूछा अपन से, एग्रोनॉमिक, नीचे वाले ये जो नीचे पढ़े थे ना अपन ने एग्रोनॉमिक, ये है सारे, कि जो गिव हायर फर्दर। प्रोडक्टिविटी। हाँ, हाँ, ये तुम यहाँ से बोल रहे हो हाइयर प्रोडक्टिविटी, ये बोल रहे हो ना तुम, हाइयर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ये भी तो है, इधर भी है, इसमें भी तो है गिव हायर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये लास्ट में लिखा हुआ है ये। एग्रोनॉमिक करेक्टर गिव हायर प्रोडक्टिविटी। हाँ, हाँ, गिव हाइयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हाइयर प्रोडक्टिविटी भी देंगे। और व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट?
फसल को सुधारने के लिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? एक तो हम लिखेंगे कि लंबा पेड़ चाहिए हमको, जो फॉडर वाला है ना। देखो इसमें दो आ जाएंगे मेन। और तुम्हारा भी सही है जो तुमने बोला है, इसमें मेन ये आएंगे दो। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल करेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप। चारे वाली जो फसलें हैं वो हमें लंबी चाहिए और अधिक मात्रा में लगे ऐसी चाहिए। ठीक है, फिर ये तो पहला आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे हम ड्वार्फनेस, मतलब जो सीरियल है, जो अनाज है, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो भी अनाज है वो छोटे छोटे हो गए ताकि कम न्यूट्रिएंट की वो ले। ये पूरा आ जाएगा, दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीस क्रॉप्स। ये आ जाएंगे एग्रोनॉमिक करेक्टर में, ये दो। ठीक है ना, ये आ जाएगा बस आंसर इसका। आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज शायद से यहाँ तक हो पाएगा। चलो देखते हैं, जितना हो जाएगा उतना ही करेंगे। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप की प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उसके पैदावार को मैनेज करना। ठीक है ना। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। इंडिया के अंदर और जो अदर कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्रीज हैं जहाँ पे खेती करी जाती है, तो वहां पे फार्मिंग जो खेती है वो छोटे स्तर से और बड़े स्तर तक। फार्म मतलब हो गए खेत। कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे खेतों में करते हैं, खुद के लिए सिर्फ अपने घर के लिए पैदावार करते हैं। कुछ लोग हैं जो बेचने के लिए करते हैं बड़े बड़े खेतों में। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग ज्यादा ही बेचते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत बेच देते हैं, दो चार बोरी। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े फार्म फार्म में खेतों के अंदर खेती करते हैं मशीनों से, बेचने के लिए, बिजनेस के लिए। तो डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड। तो अलग अलग किसानों के पास अलग अलग जमीनें होती है। कुछ किसानों के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। मनी, पैसा भी, कोई किसानों के पास कम पैसा है, वो थोड़ी बहुत ही फसल लगा पाते हैं कि अपने घर का चल जाए बस, और एक दो बोरी बेच दे बस, ऐसे। तो कम जमीन या ज्यादा जमीन, कम पैसा ज्यादा पैसा। एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी भी, जैसे किसी के पास मशीनरी है, बड़े बड़े खेत हैं, मशीनरी है, मशीनों से सारी कटाई बुआई सब कुछ मशीनों से हो जाता है। कुछ किसानों के खेतों में काम करने आते हैं बाहर से लोग। कुछ किसान होते हैं जो बेचारे खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के किसान होते हैं। इन शॉर्ट, इट इज द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो इन शॉर्ट में क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन है किसान की, अगर वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी है तो वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करेगा, अच्छे खाद, अच्छे बीज, अच्छी मशीनें, सब कुछ उसके पास अच्छा अच्छा होगा ना, ट्रैक्टर और ये सब। और कोई फाइनेंशियली मतलब पैसा वैसा नहीं है किसी किसान के पास, तो वो उससे इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिसेस यूज नहीं कर पाएगा वो, और खेती की जो भी नई नई टेक्निक्स है उनको यूज नहीं कर पाएगा। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। हायर इनपुट मतलब आप जितना अच्छा इनपुट दोगे ना, आप बीज अच्छे लगाओगे, आप खाद अच्छा डालोगे, आप पानी अच्छे से दे रहे हो, ठीक है, उनकी देखभाल अच्छे से हो पा रही है, उनकी दवाई ववाई सब उनको मिल पा रही है, पेड़ पौधों को ढंग से, कीड़े मकोड़ों को मारने की, तो पैदावार भी अच्छी होगी। सीधी सी बात है। Thus, the farmer's purchasing capacity for input decides cropping system and production practices. तो क्या बोला इसने? Thus, the farmer's purchasing capacity फॉर इनपुट्स डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो फार्मर की परचेजिंग कैपेसिटी मतलब फार्मर कितना खरीद सकता है, कितना अच्छा बीज वो ले सकता है। बीज भी तो महंगे होते हैं, जैसे ये क्वालिटी के बीज महंगे आएंगे, इस क्वालिटी के इतने रुपए के, इस क्वालिटी के और महंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी, फार्मर की कितनी क्षमता है कोई भी चीज खरीदने की। फॉर इनपुट मतलब जैसे बीज, खाद, कितना पैसा है, कितनी क्षमता है, वही चीज डिसाइड करती है क्रॉपिंग सिस्टम और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो वही चीज डिसाइड करेगी कि कितनी पैदावार होगी।
Therefore, production practices can be at different level. तो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस डिफरेंट लेवल पे इसीलिए करी गई हैं, जैसे दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तीन तरह की दे दी। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब जिसमें कोई भी हमने पैसा नहीं लगाया, अपना घर घर के में बीज मतलब थे हमारे पास वही लगा दिए, मतलब कोई पैसा नहीं लगा। लो कॉस्ट प्रोडक्शन में मतलब हाँ हम थोड़े बहुत पैसा लगाया, हमने फसल लगाई। हाई कॉस्ट में मतलब हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा है इस कोई भी फसल उगाने के लिए। तो तीन तरह के हैं, तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले न्यूट्रिएंट को मैनेज करना। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, देखे तो ये कितना बड़ा है। ठीक है, हाँ ये इतना तो हो जाएगा आज। इसको फटाफट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, जैसे हमें फूड चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, खाना चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वेल बीइंग मतलब सही स्वस्थ रहने के लिए। प्लांट ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को भी खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स में यही आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, तो ये सब प्लांट को भी चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, न्यूट्रिएंट्स प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? हवा से, पानी से, सॉइल से, तीन जगह से मिल सकते हैं। ठीक है। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स, हम तो खाना खाते हैं हाथ से लेके अपने मुंह में डाल लेते हैं हम तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन प्लांट के तो हाथ नहीं है ना, वो हाथ से मुंह में मुंह भी नहीं है, कहाँ डालेगा? तो वो उसको कहाँ से मिलते हैं? या तो एयर से लेगा वो, जो लीव्स होती है ना, पत्तियां होती है उसमें छेद होते हैं, तो उन छेद के थ्रू ले लेता है वो। ठीक है। या पानी से लेगा, पानी में जो भी घुले हुए होते हैं मिनरल्स होते हैं वो सब ले लेता है। या जमीन से, तीन जगह से लेगा प्लांट। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट, बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी होते हैं। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। एयर से क्या क्या मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। एयर से कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा प्लांट को। हाइड्रोजन कम फ्रॉम वाटर, पानी से हाइड्रोजन मिल जाएगा क्योंकि पानी H2O से बना होता है ना, H2O। तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन मिल जाता है पानी से। पानी से हाइड्रोजन मिल गया, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो होती है, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये यहाँ से मिल जाती है। एंड सॉइल सप्लाई द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, और जो जमीन है उससे बचे हुए जो बाकी के 13 न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन से मिल जाते हैं। अमंगेस्ट दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इनमें से कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको भी टिक कर लो। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए प्लांट को, बहुत ज्यादा मात्रा में, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, इसको भी टिक कर लो। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कम हाँ मात्रा तो में चाहिए। ये होगा ना, क्या कह रहे हो? ये ही होगा ना, ये न्यूट्रिएंट्स वाला ही, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। हाँ हाँ, बस यही करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इतना ही करेंगे बस, आज खत्म होने वाले हैं नीचे। यही तो है बस, ये टेबल है और ये खत्म बस। ये ये खत्म बस, यहाँ यहाँ तक करेंगे बस आज। बस इसको पढ़ लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए। ठीक है। न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। अब देखो, एयर से हमें ये दोनों न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वाटर से ये दोनों मिलते हैं, और सॉइल से हमें कौन कौन से मिलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ये तो ज्यादा चाहिए, और माइक्रो ये कम चाहिए। सॉइल से हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मतलब प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये सॉइल से ये भी मिलते हैं लेकिन ये कम मात्रा में चाहिए। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और ये क्लोरीन। तो ये ध्यान रख लेना, है टेबल इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई, प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, अफेक्ट साइकोलॉजिकली प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन,
ग्रोथ एंड ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी फूड वूड है वो नहीं बना पाएगा ढंग से, और डिजीज भी लग जाएंगी प्लांट को। तो ये न्यूट्रिएंट उसे मिलने चाहिए। टू इंक्रीज द यील्ड, पैदावार को बढ़ाने के लिए द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, खाद ऐड करके या फिर फर्टिलाइजर। मैन्योर नेचुरल खाद होता है और फर्टिलाइजर जो केमिकली खाद बना होता है वो होता है। ये भी हम पढ़ लेंगे आगे, ये आएगा दोनों, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। और मैन्योर होता है हमारे घर का जो खाद होता है, देसी खाद, जो गाय का, जैसे गाय भैंस का जो गोबर हो गया या छिलके हो गए प्लांट्स के, ठीक है, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट। और ये वाला फर्टिलाइजर होता है अपना जो हमें बाहर इसमें केमिकली जो मेड होता है, वो होता है ये फर्टिलाइजर। तो बस ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो बस आज इतना ही करेंगे। What are macronutrients and why are they called macronutrients? सबसे पहले तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं खुशी? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, वो होते हैं। और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल भी लिख देना, ये ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल ये रहे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ये एग्जाम्पल लिख देना यहाँ से, ठीक है। इतना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स? प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो बहुत सिंपल है, एयर, वाटर और सॉइल से लेते हैं। लिख देना, एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और सॉइल से ये वाले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हमारे। आज बस हम यहीं तक ही करेंगे। कल हम कल हम ये पढ़ेंगे यहाँ से, मैन्योर से। आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो इस वाले में यही इम्पोर्टेंट था, ये वाला ध्यान रखना बस, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के अंदर, कि न्यूट्रिएंट्स हमें तीन चीज मतलब प्लांट को एयर, वाटर और सॉइल से मिलते हैं। एयर से कौन कौन से, वाटर से कौन कौन से, सॉइल से कौन कौन से। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और ये न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट को नहीं मिले तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और उसके डिजीज लग जाएंगी प्लांट के अंदर, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए हम खाद का भी यूज करते हैं, सॉइल के अंदर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ठीक है। तो बस आज यहीं तक ही करेंगे। ए गाइस, तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैन्योर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।